अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है और अभी 12 बजे बारिश भी होने वाली है। और इस हवाले से आगे चलकर हम एक बाकायदा एक सेगमेंट भी करेंगे कि जो वेदर कंडीशंस हैं जिस तरह से चेंज हो रही हैं, क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर और वेदर की कंडीशन, क्योंकि गर्मी आपको पता है एकदम से आती है और फिर एकदम से चली जाती है और पता भी नहीं होता कि कब बारिश हो जाएगी। आंख मचोली खेल रही है। हाँ, आंख मचोली हमारे खेल रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन गर्मी भी शिद्दत की गर्मी होती है कि बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। लेकिन आज बारिश होगी, ये प्रिडिक्शन है 12 बजे के हवाले से बताया जा रहा है। बट आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करेंगे। और सबसे पहले आप सब जानते हैं कि हम सोशल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त खबर मैं आपको दूंगी। लेकिन हैरान कुन खबर भी ये है क्योंकि मुल्क में क्योंकि मुल्क में 18 करोड़ सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ हो चुका है। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ये एडवाइजरी जारी की है कि आलमी डेटा लीक में गूगल हो गया, फेसबुक हो गया या फिर एप्पल समेत बड़ी जो कंपनियां हैं सार्फिन उसके मुतासिर हो रहे हैं। और इसी तरह इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दीगर जितने भी पोर्टल्स हैं, आप सब जानते हैं, फेसबुक हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ की मालूमात, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी की जा रही है। और इन्फो स्टीलर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की जा रही हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसके साथ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो होती है। और इसके ज़रिए, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके तमाम तर जो डाटा है वो लीक हो सकता है। और इस हवाले से जो आपको ये हम बता रहे हैं और टाइमली बता रहे हैं कि जितने भी आपके अकाउंट्स के पासवर्ड हैं उनको जल्दी से चेंज कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड्स अब चेंज करने का मशवरा दिया जा रहा है। एग्जैक्टली। और पासवर्ड कभी भी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और एंटी वायरस अपडेट रखें। गैर मामूली लॉग इन की सरगर्मियों पर भी नजर रखें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आप किसी भी सिस्टम पर अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर लेते हैं लेकिन बाद में आप उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी, इससे इज्तनाब करें। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी गजल ये भी है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया होता है या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर की बात करें, उसका पासवर्ड ही उनको मालूम नहीं होता। आप एक दफ़ा जब बनाते हैं तो आप कम से कम अगर अपने मोबाइल के नोट्स में नहीं तो अपनी कॉपी पे कहीं लिख के वो पासवर्ड याद ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ उसका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसको आप ऑन कर लें कि जो ही आप अगर पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद ऑथेंटिकेटर में हर 1 मिनट के बाद वो 6 इंचू वाला कोड आपका तब्दील हो जाता है। और अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों के पास आईफोन्स है ना, उसमें एक ये भी है कि आपके पासवर्ड्स जो हैं उनकी अलग से एक ऐप बनी हुई है, तो खुद ब खुद ही वो पासवर्ड्स आपके जो भी आप चेंज करते हैं। मेरा भी ये मसला है कि मुझे भी याद नहीं रहते पासवर्ड्स, लेकिन जब भी मैं किसी ऐप का पासवर्ड चेंज करती हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। वाह, ठीक है जी, ये मुझे तो भी नहीं पता। पास भी होता होगा, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बता देना, ठीक है। आज प्रोग्राम के दौरान ये ऐप मुझे आपने सेंड करनी है ताकि मेरे पासवर्ड मेरे पास सेव रहे। बिल्कुल, जिनके पास आईफोन है उनके लिए तो थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन जो एंड्रॉइड यूज करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरे पास भी यही फोन है, लेकिन मुझे गजल बताइए। हाँ, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड फोन है वो थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपने पासवर्ड्स को याद रखें, कहीं पे लिख लें। और जिस तरह से हसनैन भी आपको बता रहे थे कि ये प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कम कर लें। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। और अब एक और तशवीशनाक खबर के हवाले से बात करते हैं। अगर बात हो जंगलात की या फिर ज़रई ज़मीन की या फिर जंगली हयात के लिए मुख्तस ज़मीनों की, तो उन पर तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। हुक्मरान अफसरशाही या फिर मौसमियाती तब्दीलियों के मामले में मुसलसल हमें गैर संजीदा नज़र आते हैं या फिर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं। कुदरती आफात का महकमा हो या फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस मसले को हमेशा ही नज़रअंदाज करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट और इमारतों की तामीर का इंकशाफ सामने आया है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में 26 रेस्टोरेंट हैं और 22 टक शॉप्स हैं, जबकि शकरपड़िया के इलाके में 9 रेस्टोरेंट्स और 4 क्लब, 8 होटल्स और 55 हुकूमती इमारतों के अलावा 10 मजहबी और 3 मार्किया भी मौजूद हैं जहां पे शादियां होती हैं। इन तमाम तामीरात की इजाज़त CDA नहीं दे रखी है, लेकिन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में ये इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सामने आया कि जिनके तहत अदालत ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तामीरात को गैर कानूनी तजावुजात करार देते हुए ख़त्म करने का हुक्म दिया था। जून 2024 में अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 सितंबर तक इलाके में मौजूद रेस्टोरेंट्स, क्लब और दीगर तामीरात को खत्म करने का हुक्म दिया था। अनफॉर्चुनेटली मुनाल तो खत्म हो गया, लेकिन बाकी तमाम तर रेस्टोरेंट्स वहीं पे मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को
सत्यानाश कर रहे हैं। एग्जैक्टली और मुनाल भी आपको पता है इसी फैसले के बाद खत्म हुआ था और मुनाल के इर्द गिर्द जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स थे वो तमाम तर खत्म हुए थे, लेकिन जैसे आपने बताया एक तादाद 22 तक शॉप्स बताई हैं उसकी, और जो रेस्टोरेंट्स बताए हैं उनको भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इसके हवाले से आपको आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं उठा रही हूँ आवाज क्योंकि वाइल्ड लाइफ को मुतासिर कर रहे हैं। खैर देखते हैं कि अब इसके ऊपर कितना एक्शन होता है और क्या फैसला आता है। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि अब ईद उल अजहा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और तमाम जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल भी तेज हो चुका है, मंडियां भी लग चुकी हैं और कई मकामात पर आपको पता है कि बड़ी मंडियां हैं, कहीं पर छोटी मंडियां लगी हुई हैं। तो इस हवाले से ना जानवर भी बड़े तगड़े इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हमने पाक फजाइया की जो भारत के खिलाफ जीत थी, जिस तरह हमारा जो तैयारा था GF-17 थंडर, जिस तरह से दुश्मन की धाक उसने बिठाई, तैयारों को तबाह किया, उनके बेसिस को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तानी तैयारे के जिस तरह से चर्चे हुए, ऐसे ही हैदराबाद की मैं आपको स्टोरी बताऊंगी जहां पर 40 मन वजनी बैल के चर्चे इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैं बताती हूँ, उसका नाम भी GF-17 थंडर ही है। और हैरत अंगेज खबर है ये हैदराबाद से, जहां पर लियाकत कॉलोनी में एक 40 मन वजनी बैल है जो GF-17 थंडर के नाम से इस वक्त फेमस हो चुका है। और मवेशी के जो ताजिर हैं शाहरुख, उन्होंने ये फरोख्त के लिए पेश कर दिया और इस बैल की कीमत कितनी है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 50 लाख रुपए। 50 लाख का ये बैल है और हैरत अंगेज तौर पर ये सौदा भी तय हो चुका है। जिस इंसान ने लिया है उसने भी बड़ा ज़ाहिर देखकर लिया होगा। 50 लाख इसकी कीमत है और बैल की जो रुखसती है उसके मौका पर क्या हुआ कि शाहरुख ने एक पंडाल भी सजाया जहां पर खरीदार और उनके हमरा जितने भी आने वाले लोग थे उनकी खूब खातिर तवाज़ो भी की और मेहमानों और मेज़बानों ने एक दूसरे को नोटों और फूलों के हार पहनाए। और ज़ाहिर फिर ये आपको पता है कि ये एक सकाफत का हिस्सा भी है और फिर साथ सकाफती अजरक भी पेश की गई है। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन हज़रत गजल ने ये स्टोरी शेयर की। इनके शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 20, 25 या 30 मन बैल है तो उसका नाम आप अब F-16 भी रख सकते हैं, J-10 भी रख सकते हैं, होरी भी रख सकते हैं, हदफ भी रख सकते हैं। जो मशीनरी यूज हुई है इंडिया के खिलाफ वो तमाम तर आप उसके नाम रख सकते हैं और उसका फायदा ये होगा कि आपका सौदा बहुत जल्दी से हो जाएगा और आप सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रत आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि शादी में बिन बुलाए मेहमान काफी ज्यादा आ जाते हैं, पर वो क्या कहते होते हैं, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह के किस्से आप सुनते रहते हैं। लेकिन मगर मैं अगर आज की बात करूं तो हम आपको एक ऐसा अनोखा वाकया सुनाने वाले हैं कि शादी में एक बहुत ही अनोखा मेहमान आया। ये वाकया है नेपाल के एक शहर चैतवान का, जहां पे एक शादी के दौरान एक गेंडा चलता हुआ शादी की तकरीब में दाखिल हुआ। गेंडा मतलब एक सरप्राइज विजिट किया उसने। आउटस्टैंडिंग के गेंडा जी शादी में शिरकत कर रहे हैं। वो देखिए गेंडा इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और बाकायदा जैसा मेहमान दाखिल होते हैं इस तरह से वो दाखिल हो रहे हैं, लोगों को हैरान कर दिया। एग्जैक्टली। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग इसको देखकर हैरान भी हुए और एक लम्हे के लिए परेशान भी हुए कि अब इसके साथ करना क्या है। और सोशल मीडिया पे इस वीडियो ने धूम मचा रखी है। और इस तरह की एक्टिविटीज जब भी हो जाती हैं, जब बिन बुलाए मेहमान गेंडा जी शादी में आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो फिर नेपाल की खबर नहीं रहती, वो पूरी दुनिया की खबर बन जाती है और पूरी दुनिया में वो वायरल होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से ये अंदर जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं और सुकून से जा रहे हैं, ना कोई डर ना कोई खतरा, लेकिन लोगों को परेशान जरूर कर दिया। लेकिन अब की जो इनकी अपीयरेंस थी वो जाहिर है कि एक ना भूलने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह से हम पहले डिस्कशन कर रहे थे गर्मी के हवाले से कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्टार्ट में मैंने बात की थी। अब जहाँ पर गर्मी और मौसमियाती तब्दीली से इंसान परेशान है, हम लोग परेशान है, वहीं पर गर्मी की शिद्दत से परिंदे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ उनके लिए बन रही है और वो भी परेशान है, क्योंकि सिंध के सराई ज़िला थर पारकर की शदीद गर्मी के बायस कीमती परिंदे मोर जो होते हैं, पीकॉक जिनको कहते हैं, मोरों की हलाकत का सिलसिला जारी है। और पिछले 7 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो 100 से ज़ायद मोर इस वक्त मर चुके हैं, जिस पर मकामी अफराद में शदीद तशवीश भी पाई जा रही है। स्क्रीन पर आप ये फुटेजेस देख सकते हैं कि इलाका मकीनों के मुताबिक मुख्तलिफ दही इलाकों का तो जो दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड है और मोरों की सेहत पर असरअंदाज भी हो रहा है। और दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री डिपार्टमेंट का ये कहना है कि शदीद गर्मी और पानी की कमी की वजह से मोरों की हलाकत हो रही है और ज्यादा दर्जा हरारत मोरों के दिमाग पर भी असर करता है। इस वजह से उनका बर वक्त इलाज भी नहीं होता और उनकी उस तरह से फिर जान भी नहीं बचाई जा सकती। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए जिन लोगों ने मोर रखे हुए हैं
मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां हैं कि किस तरह से आप उनको पानी बर वक्त दे सिर्फ सकते मोर हैं। नहीं, जितने भी हाँ, परिंदे आपके जितने घर भी- में हैं। आप अगर मुर्गी की बात करें ना तो वो भी 40 डिग्री पे हाँ, उनके मुंह exactly. खुल जाते हैं। अगर आप उनको बर वक्त पानी नहीं देंगे, उनको माहौल उस तरह का प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी स्टोरी बतानी है जिसमें हमने बताना है कि मर्द मजलूम होते हैं, अच्छा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे ऐसा भी वो नहीं है। बहुत बड़े ओहदे पे हो, वो अपनी बीवी के हाथों बड़ा मजलूम होता है। मतलब कि ये बीवी उसके साथ कुछ भी कर सकती ऐसी है। कौन सी स्टोरी है जिसके आगे आप भी मजलूम मुझे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं स्टोरी ऐसी बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगी। ठीक है। गैर मुल्की दौरे के दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को मुबैना तौर पर उनकी अहलिया ने थप्पड़ मार दिया, अच्छा। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सदर मैक्रोन वियतनाम के दौरे पर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर जब वियतनाम पहुंचे और वो जहाज से उतरने लगे तो इसी दौरान मैक्रोन की अहलिया की जानिब से उन्हें थप्पड़ मारा गया और ये लम्हा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी हुक्काम ने पहले वाकये की तर्दीद की, लेकिन फिर इसे मजाक में की गई हरकत करार दिया और सदारती महल ने इब्तदाई तौर पर इस मामले की सामने आने वाली वीडियो की असली होने की तरदीद की, लेकिन बाद में तस्दीक की कि वो हकीकी है और ये मियाँ बीवी के दरमियान किसी मामूली बात पर बहस व तकरार थी। लेकिन ये दोनों के दरमियान कुर्बत का लम्हा है। ये फ्रांसीसी सदारती महल से खबर आई है। लेकिन ये अच्छा, आप देखिए, पहले मजलूम की बात कर रहे थे, अभी आपने खुद कह दिया ना कि उन दोनों में ये कुर्बत का ये लम्हा तो भी था। ये फ्रांसीसी सदारती महल ने कहा है। मैं अपने मौकफ पे कायम हूं कि चाहे आप मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे हो ना, तो आपको खवातीन की तरफ से अपनी जो बेगम होती है उसकी तरफ से आपको ज्यादती का निशाना बनाया जा हो सकता है। सकता है छोटी हम मोटी कोई मजलूम बात हैं। हुई हो, ऐसे ही थप्पड़ लग गया हो, इतनी भी कोई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये इसे धूम यही मचाएगी। कुर्बत अगर मर्द दिखा देता ना, अगर वो बहुत फ्रांसीसी ज़ाहिर सदर है, उसको थप्पड़ उसको मार देता तनकीद का निशाना तो बनाया जाता। आपने सारी खवातीन ने इकट्ठे होकर पूरी दुनिया में बिल्कुल। फ्रांसीसी सदर को आपने तहस नहस कर देना था और उसमें वुमेन एलिमेंट शामिल हो जाता, खवातीन की तहरीक शामिल हो जाती। लेकिन ये हुकूक आ मर्द ही जाते। मजलूम है, ये मर्द ही मजलूम है कि जो कोई बात नहीं करता और उसको कहता है ये हंसी मजाक का लम्हा था, ये कुर्बत का लम्हा था। मैं इस टाइम आपकी कैफियत को समझ सकती हूँ, लेकिन ये जो स्टोरी आपने बताई है ना, इससे आगे इसके सामने आप इतने मजलूम नहीं हैं। वो बस ऐसे मामूली सी तकरार होगी। मैं अपने मौकिफ पर अभी भी कायम हूँ और आप भी अपने अगर मौकिफ पर कायम रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। खवातीन हज़रात, यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ चाहता है और वक्त एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं बारिशों के हवाले से, क्योंकि बारिशों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। आज से बारिशों की नवीद सुना दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, और ये अब सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी दाखिल हो चुका है मुल्क में, लेकिन कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जहाँ पर मजीद बारिशें होंगी, ये तमाम तर बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, कहा यह जा रहा है कि आज दोपहर से भी कुछ इलाकों में और फिर शाम तक वेदर आपको बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज नजर आएगा। ये बताइएगा कि कब से बारिशें किन किन इलाकों में मुतवक्को हैं और फिर उसके बाद क्या ये बारिशें सिर्फ चंद घंटों के लिए या फिर एक आध दिन के लिए होंगी या आगे भी जारी रहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज से शाम या दोपहर से जो है वो एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में एक बार फिर एक्टिव होने जा रहा है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी प्री मानसून हवाएं भी जो है वो उन इलाकों में एक्टिव हैं। तो सबसे पहले जो इसके असरात हैं वो शुमाली इलाका जात के कई इलाकों में नज़र आएंगे। खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान KPK के इलाके हैं, यहाँ पर आज दोपहर या शाम से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पंजाब और बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे एरियाज को जो है वो कवर करने वाला है। पंजाब में भी जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन और फिर बलूचिस्तान में योब, बारखा, क्वेटा, ज़ियारत के जो इलाके हैं, यहाँ पर आज दोपहर शाम से ये सिलसिला शुरू होगा और फिर एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 31 मई या मैक्सिमम 1 जून तक जो है वो इसके असरात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में देखे जाएंगे। सही। अच्छा मेमन साहब, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि जब भी पहले भी जब बारिशें होती थी तो हब्स थोड़ी सी कम हो जाती थी, लेकिन अब ये हम सिलसिला देख रहे हैं, शायद ये अब ये वेदर पैटर्न्स की वजह से, चेंजेस की वजह से क्या है, इस हवाले से क्लियर कीजिएगा कि बारिश होती है लेकिन हब्स की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक मतलब अंदर कमरों में, रूम्स में, घर में हब्स ही रहती है, लेकिन बाहर मौसम अच्छा होता है और फिर एकदम से धूप भी निकल आती है। तो ये जिस तरह से पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है?
जी बिल्कुल, देखें पिछले दिनों, पिछले हफ्ता 10 दिन से आपको पता है कि पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जो है वो एक ताकतवर हीट वेव एक्टिव है। इनफैक्ट इसके असरात अभी भी जो है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में और सिंध के तो अक्सर इलाकों में देखे जा रहे हैं। यही वजह थी कि पिछले कई दिनों से एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो चुका था। फिर हमने देखा कि 24-25 के आसपास एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम आया, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था। मुश्किल से 1 डेढ़ दिन तक ये एक्टिव रहेगा और उसके बाद फिर ये आगे निकल गया। तो वो जो ओवरऑल हीटिंग का जो प्रोसेस था वो कुछ हद तक बारिश के दौरान तक कम हुआ, लेकिन जैसे ही सिस्टम निकला उसके दोबारा बाद जो है वो टेम्परेचर राइज होना शुरू हुए। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये जो सिस्टम आ रहा है ये अगले 3 से 4 दिन कंटिन्यू करेगा। मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ इसकी इंटेंसिटी होगी, लेकिन इससे ओवरऑल कुछ वक्त के लिए जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर मिलेगा। अच्छा जवाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में मौसम का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हमें चेंज नज़र आ रहा है और यहाँ पे बारिश की बजाय हमें यालाबारी देखने को मिलती है और बड़ी शदीद यालाबारी। पिछले अगर एक महीने की बात करें 3 दफ़ा यालाबारी हो चुकी है और तीनों दफ़ा इस तरह की यालाबारी हुई जो कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है, उनकी छतों को, उनके शीशे तोड़ती है। इसकी क्या वजह है, ये यालाबारी क्यों होती है और आने वाले दिनों में भी क्या हमें नजर आएगी? देखिए, यालाबारी की बेसिकली वजह यही है कि मगरिबी हवाओं के जो भी सिस्टम आ रहे हैं उन इलाके खासे ताकतवर हैं। फिर उसके साथ जो है वो ग्राउंड कंडीशंस और बहुत ज्यादा हीटेड हैं क्योंकि गैप्स के साथ आ रहे हैं और आपको पता है कि मई का महीना है, शदीद गर्मी होती है पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में। तो जब इस तरीके के मगरिबी हवाओं के सिस्टम दाखिल होते हैं और ग्राउंड कंडीशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा हीटेड होती हैं, प्लस लास्ट स्पेल में हमने देखा कि उसमें प्री मानसून हवाएं हवाएं भी जो है वो एक्टिव हो गई थी, तो काफी शदीद आंधी के साथ ज्वालाबारी हुई। इस दफा भी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज दोपहर या शाम से इस्लामाबाद पे ये सिस्टम असरअंदाज हो सकता है रात तक मैक्सिमम। तो ज़ालाबारी के मजीद 1 से 2 स्पेल होंगे, लिहाजा इस्लामाबाद और इसके आसपास के जो शहरी हैं वो ज़ालाबारी से खासा मोहतात रहें। ओह। सही, तमाम लोगों को ये हम बता रहे हैं कि जितने भी लोग जिनकी गाड़ियां हैं, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो ये स्पेल मुतवक्के हैं, इस हवाले से थोड़ी सी टेक केयर करें। अच्छा मेमन साहब, मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब, जैसे मैंने पहले भी बात की थी वेदर पैटर्न्स के हवाले से, और अभी आपने भी कहा कि अब 2-3 दिन तक तो रिलीफ मिल सकता है, इस गर्मी से जान छूट सकती है, लेकिन ईद तक के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? क्या ईद पर मौसम बेहतर हो सकेगा? ईद पर देखें काफी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाएगी क्योंकि इस वक्त ये जो ऑन गोइंग हीट वेव का जो सिलसिला है ये मैक्सिमम पंजाब के और नॉर्दर्न एरियाज के इलाकों में तो ये जून के बिल्कुल इब्तिदा में जो है वो काफी हद तक इसमें बेहतरी आ जाएगी। दीगर इलाकों में भी जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 से 4 जून तक जो है वो मौसम काफी हद तक बेहतर हो सकता है। काफी हद तक बेहतर इन सेंस ये कि अभी जो शदीद गर्मी है, शदीद जो हीट वेव टाइप सिचुएशन है, इसमें कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्योंकि मई का महीना है, जून का महीना होगा ईद का, तो वो गर्म ही रहता है और साथ ही साथ पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो थोड़ी बहुत प्री मानसून एक्टिविटी भी रहेगी, हल्की फुल्की बारिशें देखी जा सकती। अच्छा मेमन साहब, अगर शहर कायद की बात की जाए तो वहाँ पे गर्मी शायद अगर 32 भी होती है तो फील लाइक 42 होती है, और वहाँ की सिचुएशन किस तरह की रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में, स्पेशली ईद के दौरान? क्योंकि आपको पता है ईद को सेलिब्रेट तो शहर कायद में भी उसी तरह से किया जाता है जिस तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में, लेकिन जब गर्मी होगी तो वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। अब बिल्कुल शहर कायद में जो है वो पिछले 2-3 दिन से काफी गर्मी है और फीस लाइक टेम्परेचर कई इलाकों में 45 to 50 तक भी कल भी रिकॉर्ड किया गया है और टेम्परेचर्स भी जो है वो 38.5 के आसपास चल रहे हैं। ये सिलसिला कराची में जो है वो अगले 2 से 3 मजीद कंटिन्यू करेगा, लेकिन उम्मीद है कि वीकेंड पर जो है वो दोपहर या शाम या रात के टाइम पे जो है वो समंदरी हवाएं आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू होंगी, तो उससे कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। रही बात ईद के हवाले से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह 2 से 3 तारीख तक जो है वो ओवरऑल ये जो सिस्टम इस वक्त जो हीटेड कंडीशंस हैं इसमें काफी हद तक रिलीफ आएगा, तो कराची वालों को भी रिलीफ मिलेगा। गर्मी नॉर्मल होगी, सीजनल टेम्परेचर होंगे, लेकिन हवा में नमी का तनासुब काफी ज्यादा है, तो फीस लाइक जो है वो 40 प्लस ही रहेंगे ईद के दिनों में। सही हो गया। और हमने देखा है ना कि कराची एरिया इस तरह का है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सिटी भी है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से एनवायरनमेंट है उस हवाले से बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन लेट्स सी कि अब मजीद ईद तक कैसी सूरत हाल होती है और कितना वेदर चेंज होता है। थैंक यू सो मच जवाद मेमन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि नेक्स्ट डेज में किस तरह से वेदर चेंज हो सकती हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब थोड़ा सा मुल्क की सियासत की बात करते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के अहम तरीन केस की बराह रास्त समाअत में अदालत ने अहम तरीन सवाल उठाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं जो जमात पार्लियामेंट में ना हो, उसमें आज़ाद लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था कि आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। दौरान समाअत वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई केस में फरीक नहीं थी, लेकिन दौरान समाअत मुतफरिक दरख्वास्त से फरीक बनी। पीटीआई ने मुतफरिक दरख्वास्त में कहा कि वो सिर्फ अदालत की मावनत करना चाहती है। अपनी अक़लियती फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि पीटीआई ने दरख्वास्त दायर नहीं की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा, पीटीआई ने बतौर फरीक सालिस मावनत की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि पीटीआई ने नशिस्तें लेने की दरख्वास्त नहीं दी। समाअत के दौरान वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को 13 जजों ने मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। अदालती फैसला मौजूद है कि आइन और कानून से बरक्स फैसला नाकिस होगा और अक्सरियती फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया। एग्जैक्टली मतलब इन शॉर्ट आप ये देखिए कि ये नजर सानी केस है जो कि फैसला आया था पहले सुप्रीम कोर्ट का उस हवाले से, और ये 11 रुकनी आईनी बेंच ने कल इसकी लाइव समाअत की। आज तक समाअत को मुलतवी किया गया था और इसी पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट तैमूर मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये अहम केस है नजर सानी के हवाले से और हम देख रहे हैं और यकीनी तौर पर आपने भी रिमार्क्स पढ़े होंगे जो जजेस साहिबान की जानिब से आए हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो, मुसरत हिलाली हो। जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जो पार्लियामेंट्री जमात है उसके पास जाएगी या फिर उसके अलावा जिसने निशान पर इलेक्शन लड़ा हो उनके हवाले से हो सकता है। लेकिन जो स्केप्टिसिज्म हम देख रहे हैं इन तमाम तर सूरत हाल में, आपको लगता है कि पीटीआई के हक में फैसला हो सकता है या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बिल्कुल एक बहुत अहम अदालती केस इस वक्त ये चल रहा है। अब इसलिए भी अहम है कि हमारी जमहूरियत से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान का पार्लियामान जो है वो इस वक्त नामुकम्मल है। जब तक आइन के मुताबिक जो पार्लियामान का टोटल स्ट्रेंथ है वो पार्लियामान में नहीं आ जाती, तो जाहिर है जो भी कानून साजी हो रही है, बजट सेशन भी आ रहा है तो उसके बगैर हो रही है। इस वक्त हमारा कानून और आइन कहता क्या है, इशू क्या है? वो ये कहता है कि जो पार्लियामान में ग्रुप्स हैं या पार्लियामानी पार्टीज हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बेसिस के ऊपर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो देनी चाहिए उन जमातों को, उन ग्रुप्स को जो पार्लियामान में मौजूद हैं। अब ये देखें कि मैं अपने जैसों की बात नहीं करता, लेकिन हमारे जो फॉर्म 47 पे भी जीते हुए मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद हैं पार्लियामान में इस वक्त, वो उनको बाकायदा एसआईसी के तौर पर रिकग्नाइज किया गया है। उनका पार्लियामानी पार्टी के लीडर मौजूद हैं, ताज गुल साहिबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और नेशनल असेंबली ने उस पार्लियामानी पार्टी को एक स्टेटस दिया हुआ है। उन्होंने फिर बतौर अपोजिशन दूसरों के साथ मिलकर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को मुंतखब किया हुआ है। तो बाकायदा एक प्रोसेस है। अब आप ये देखें कि अगर ये किया जाए कि एक 90 के करीब जो लोग एक पार्लियामानी पार्टी के साथ मौजूद हैं पार्लियामान में, उनको इग्नोर कर आप मखसूस नशिस्तें जो हैं उनके हिसाब से देने के बजाय उन जमातों को जो हुकूमती जमातें हैं जिनको पहले ही मखसूस नशिस्तें उनके तनासुब से मिल चुकी हुई हैं उनको देने की बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल कानून और आइन के बालातर बात है और इसमें इसकी कहीं कानून और आइन के अंदर कहीं गुंजाइश नहीं मिलती। ये जिन टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस वक्त केस का हिस्सा बनी, पहले एसआईसी ने केस फाइल किया और कौन कौन इस केस का हिस्सा बना, देखिए ये टेक्निकल बातें हैं। लेकिन असल में होना क्या है, मुकम्मल इंसाफ का एक कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट जस्टिस का, जिसमें ये जो पहले जजमेंट आई थी उसमें उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया था कि हम एक एक जो पिटिशन है या फरीक है उसकी एप्लीकेशन की बात नहीं देख रहे, हम मुकम्मल इंसाफ की बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से आइन और कानून की रूह के हिसाब से सीटें पीटीआई को एसआईसी के तरफ जानी चाहिए। लेकिन अब जो सवाल जवाब सामने आए हैं, कल लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, हम उस पर कॉमेंट इसलिए कर सकते हैं, पूरी कौम ने देखा है, बहरहाल देखते हैं कि उसमें मजीद क्या होगा। अच्छा तैमूर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको एज ए मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपका फैसला आपके हक में आएगा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से?
देखिए, मेरे जैसे वकील जो हैं, और मैं ज़ाहिर है कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और तो उससे तो हमारी उम्मीद अभी भी, दरवाजे तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही खटका रहे हैं। सो जो भी चीज़ हो, हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं। हमें अदालतों से पहले इंसाफ बिल्कुल मिला भी है। सो इस केस में भी मिला है। देखें, सीटें मिली हैं। फिर जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब मामला इस पर 11 रुकनी बेंच के सामने है, तो उम्मीद तो है। लेकिन जिस तरह के सवाल जवाब हुए, उससे खदशा जरूर पैदा होता है कि कहीं ये कोई ऐसी बात ना हो जाए कि फिर हम भुट्टो के केस की तरह कई दिहाइयों बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर इस्लाह कर रहे हों और कह रहे हों ज्यादती हो गई थी। पाकिस्तान में जमहूरियत सबसे बढ़कर है, आवाम के लेकिन वोट की तैमूर ताकत मलिक सबसे साहब, बढ़कर एक है। सॉरी टू कट यू, मुझे एक चीज़ बताइएगा। कल जब हियरिंग हो रही थी तो एक सवाल जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया वो मुझे बहुत रेलिवेंट लगा। उन्होंने कहा कि या तो पीटीआई का हिस्सा रहने देते या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर इलेक्शन लड़ते। ये दोनों काम ना करना, आपको नहीं लगता कि ये पीटीआई की स्ट्रेटजी का फेलियर था जो अब कोस्ट कर रहा है पीटीआई को? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने बल्कि इसकी बात की और कहा कि ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। हम्म। क्या हम ये भूल गए हैं कि इन हालात में एसआईसी तो दूर की बात है, मेरे जैसे ने तो 8 फरवरी का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। हम्म। किसी भी पार्टी के कोई एक चीज या निशान नहीं मिल सका था उस वक्त। सो देखिए, जिन हालात में भी इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपने अच्छा किया ये सवाल किया। देखें, जो जी। पिछला फैसला है और उसकी जो हेयरिंग्स हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपको किसने कह दिया था कि हमने अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं दिया तो पीटीआई बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट नहीं करती। आप कोई और निशान दे देते, आप कोई और लाएमल देते, ताकि जो लोग जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन में आए, जो पीटीआई से मुंसलिक थे, उनको बतौर एक पार्टी, एक प्लेटफॉर्म, वो उस इलेक्शन में हिस्सा ले सके। इलेक्शन कमीशन ने तो ऐसी कोई बातें अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह का, किसी को कन्वे ही नहीं की। कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं थी। हर किसी ने मुख्तलिफ तरीके से, मैंने घड़ियाल पे लड़ा तो किसी ने चिमटे और जूते के ऊपर इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल। किसी ने मोर पे लड़ा। तो देखें, इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती का खमियाजा जो है, पाकिस्तान की अवाम या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अब एक पार्लिमानी जमात के तौर पर पार्लियामान में मौजूद हैं, उसका वो तो नहीं खमियाजा भुगत सकते। तो इलेक्शन कमीशन से पूछें कि उन्होंने ये गलतियां क्यों की थी। हमारी एप्लीकेशंस के बावजूद उन पे फैसला क्यों नहीं किया था, अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं की थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की अवाम का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस तनासब से आपकी सीटें मौजूद हैं पार्लियामान में, उस तनासब से आपको रिजर्व सीट्स, मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए खवातीन और अकलियतों की। तो वो उस तनासब से आप देंगे जिस पार्लियामानी पार्टी को आप रिकग्नाइज करते हैं, नेशनल असेंबली रिकग्नाइज करती है, स्पीकर रिकग्नाइज करते हैं, या आप उनको छोड़कर किसी तकनीकी वजूहात के ऊपर और आप कहेंगे कि नहीं, ये सीटें भी जिनको हम पहले ही मखसूस नशिस्तें उनके तनासब से दे चुके हैं, उनको मजीद सीटें हम दे देंगे। या आप पार्लियामान में ये सीटें हैं अब पूरे पार्लियामान के सेशन के लिए खाली रखेंगे। तो ये देखें, एक मुश्किल सवाल है, इनके सामने है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की नज़र से देखा जाए, जो इतने जजों ने किया, अगर आप कानून और आइन की रूह से देखें, मुकम्मल इंसाफ की कॉन्सेप्ट की रूह से इसको देखें, तो यकीनन ये टेक्निकलिटी है कि पीटीआई को देनी है, एसआईसी को देनी है। लेकिन उसी पार्लियामानी ग्रुप को जिसको आप रिकग्नाइज कर चुके हैं, उसके तनासुब से जितनी मखसूस नशिस्त से लेकिन बढ़ती हैं, मलिक साहब, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, आप वकील भी हैं, आप समझ सकते होंगे कि रिमार्क्स जिस तरह के आ रहे हैं, लग ही रहा है कि शायद फैसला भी आपके हक में ना आए। रिमार्क्स तो बड़े आज कल हमने सुने हैं ना, तो वो इस तरह के आ रहे हैं कि आपसे ज्यादा सवालात किए जा रहे हैं। बिल्कुल किए जा रहे हैं जी। और खुशाइन बात है कि ये अवाम, पाकिस्तान की मीडिया, मेरे जैसे वकील, आप जैसे जर्नलिस्ट, हम सब देख रहे हैं इस चीज़ को, और हम अपना माइंड इस पे बना रहे हैं। ये जो फैसला है, इसका तारीख तयन करेगी कि ये सही फैसला था या गलत फैसला था। मैं आपको पार्टी से हट कर बतौर एक कानूनदान, कानून के तालिब इल्म के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने इंसाफ भी करना है। आपने इंसाफ करना है। आपने जिसके साथ ज्यादती हुई है उसी के ऊपर आप सवाल लाद रहे हैं सारे।
कि क्या हुआ, क्या पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन 8 फरवरी को क्यों नहीं लड़के आ सके थे? इसमें कौन सी कोई ढकी छुपी बात है? किसी एक मेंबर का मसला नहीं है ये। सो उसके बाद अगर देखें, टेक्निकल गलती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ने की है, पीटीआई के लोगों ने नहीं की है। और फिर उसके ऊपर मजीद ये कि अगर वो ये सवाल करते हैं कि एसआईसी का कोई मेंबर पार्लियामान में मौजूद था या नहीं था, तो फिर एसआईसी की पार्लियामानी पार्टी जो आपने बना दी, पार्लियामान के अंदर उसको नोटिफाई कर दिया, एसआईसी का पार्लियामानी लीडर नोटिफाई कर दिया, तो ये गलतियां और तजाद जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन और नेशनल असेंबली के लेवल पर भी मौजूद, और ज्यादा उधर ही है, और उन्हीं की गलती है। सो उसका अब जो बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने करोड़ों की तादाद में वोट डाले इन मेम्बरान को, और इनका हक बनता है, इनका हक नहीं है, आवाम का हक है कि जिनको इन्होंने इलेक्ट किया उसके हिसाब से, उसके तनासब से मखसूस नशिस्तें भी उसी पार्लियामानी पार्टी को मिलनी चाहिए, उसी पार्टी को मिलनी चाहिए। तो ये है, बाकी लेकिन सुप्रीम सर कोर्ट डिजर्व बेशक पीटीआई जो करती डिसाइड है, करे। डिजर्व बेशक आप लोग करते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने में थोड़ी सी गलती हुई है। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कानून को भी जानते हैं। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे लास्टली ये भी बताइएगा कि मरवत साहब का हम बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जो मायूसी है वो अपनी कयादत की वजह से है। खान साहब को रिहाई के निकालने का जो वाहिद जरिया है वो तहरीक चलाना ही है। तहरीक की बातें तो हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ भी उस हवाले से प्रोसेस नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं कि क्यों इतनी प्रोएक्टिव नहीं है जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, और अगर वो समझते हैं कि खान साहब इनोसेंट एंड ही शुड बी फ्रीड? देखिए, मैं शेर अफजल नरवत साहब की मैंने ये बात नहीं सुनी। खुद वकील हैं, उनको कानून और आइन पर उम्मीद है, यकीन है, और उसके रोज अदालतों में जाते हैं। तो हम तो जो भी रिलीफ ले रहे हैं वो अदालतों से ले रहे हैं। आप आज भी, आपसे घंटे डेढ़ बाद खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट के आगे बेल्स लगी हुई हैं। सलमान सफदर साहब उसको लीड करेंगे, मैं भी मौजूद हूँगा। हमने जो पहले सलमान सफदर साहब और मैंने, सलमान राजा साहब ने, हमने जो एक मुश्किल केस था, साइफर केस, उसमें एक्विटल लिया खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही लिया। हमने अभी बिल्कुल तक ऐसे ही है तैमूर साहब, थैंक यू सो मच जी। जितनी आपसे गपशप हमने लगाई और बड़ी डिटेल में गपशप लगाई। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीनो ज़ात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान सुपर लीग है जिसका फाइनल कल आपने देखा, एंजॉय भी किया, और सिकंदर रजा की कमिटमेंट के हवाले से हम एक दफ़ा फिर अपने मेहमान से बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर दूसरी जानी बात की जाए तो क्रिकेट का स्केड्यूल गजल इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है कि एक तरफ आप अभी सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल को लाहौर कलंदर बहुत सारे इवेंट्स पे जा रही है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जा रही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है, डिफरेंट पार्क्स में जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर में ही बांग्लादेश की टीम मौजूद है, पाकिस्तान की टीम भी वहां पे प्रैक्टिस के लिए मौजूद है। प्रैक्टिस सेशंस जारी हैं और कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। ये पहले 5 T20I मैचेस की सीरीज थी, जिसके 2 मैचेस फैसलाबाद में होने थे, 3 मैचेस लाहौर में होने थे। लेकिन PSL क्योंकि पाक भारत की शिदगी की वजह से आगे ड्रैग हुआ था, तो इस सीरीज को 3 मैचेस पे मुश्तमिल कर दिया गया। फैसलाबाद की लेग को खत्म किया गया, सिर्फ लाहौर में इसके मैचेस होंगे और इन तमाम तर मैचेस के ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एमर नजीब सत्ती साहब। एमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर की जीत, आपको भी मुबारक हो, आप बड़े दूर से उनको सपोर्ट करने गए। सर, लाहौर कलंदर आउट ऑफ नोवेयर किस तरह से तीसरी बार चैंपियन बन गया? कोई भी बंदा उनकी टीम को देख के या रिसेंट फॉर्म को देख के ये नहीं कह रहा था कि लाहौर कलंदर इस दफा चैंपियन बनेगा। जी हसनैन, एक तो लाहौर कलंदर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम का एक बड़ा जबरदस्त माहौल रखा हुआ है, टीम को इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि वो बिल्कुल अपने बदले जान मारते हो, 100% अपना एफर्ट पुट करते हैं ग्राउंड के अंदर। और उन्होंने ये चीज प्रूव की लाहौर कलंदर की टीम ने कि अगर आप में जीत का जज्बा हो, आपकी नीयत साफ हो और आप मतलब पैशनेट हो, तो फिर टीम में बड़े नाम छोटे नाम का फर्क नहीं पड़ता। फिर आप एज अ टीम यूनिट होकर खेलते हैं और वो नतायज आप देते हैं जिनकी लोग तवक्को नहीं कर रहे होते। यही कुछ हमें लाहौर कलंदर की तरफ से देखने को मिला। इसमें 3-4 बातें ना लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, ये बाकी सारी फ्रेंचाइज जो है सारा साल
बहुत गायब रहती हैं, बस ये PSL खत्म होगा तो उसके बाद कोई आपको हार्डली इन फ्रेंचाइजेस की एक्टिविटी नजर आएगी। और कोई फ्रेंचाइज एक और भी फ्रेंचाइज है जो कि दावा तो बहुत करती है लेकिन अंदर से वो काम नहीं करती। लेकिन वाकई अगर कोई प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर किसी फ्रेंचाइज ने काम किया है, वो लाहौर कलंदर है। आप कितने नाम एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है वो कहीं और किसी और PCB के प्लेटफॉर्म से आएंगे, लेकिन उनको निखारने में लाहौर कलंदर का एक हाथ है। जैसे फखर की बात करेंगे या शाहीन आफरीदी की बात करेंगे या प्योर जो उन्हीं का ही प्रोडक्ट है, जैसे हारिस रऊफ की बात करेंगे, सलमान मिर्जा की आप बात करेंगे, दिलबर हुसैन बड़ा अच्छा टैलेंट फाइंड किया था, अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की बात बिल्कुल मेंदर आमद से गायब हो गए। सलमान और इरशाद अभी आप मोमिन जी सलमान इरशाद देखिए किस तरह उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। फिर अभी रिसेंटली अहमद दानियाल की अगर हम बात करेंगे, फिर अभी ये जो मोहम्मद नईम है नौजवान पारा चनार से, ये कितना फाइन टैलेंट है। और फिर ये जो पैशन लेके आते हैं ना उनके ऑनर्स, इतना जेलन करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैंने खुद देखा है सर। मैंने हारिस रऊफ को देखा, वो कहता है ये मेरे माई बाप है। मतलब मैं उसको जब अभी वो पाकिस्तान टीम में नहीं आया था कि वो ये कहता था कि इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं आपको। तो मेरा ख्याल है कि ये वो बॉन्डिंग है, ये वो प्यार है, वो मोहब्बत है कि सिकंदर रजा जब आपकी PSL रुकी तो वो गए, फिर वापस आए विद इन 1 डे। फिर जब उनका टेस्ट मैच का मामला हुआ तो वो यहाँ से गए विद इन, वो वहां पे उसने 25 ओवर किए, स्कोर किया और फिर वो वापस आए। तो ये वो इज्जत है जो अपने प्लेयर्स को देते हैं, जो लोगों को खींच के लाती है। तो यही कहूँ। सही। अच्छा अहमद, ये बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का कितना रोल आपको नजर आया जीत में? कैप्टनसी अच्छी थी, एग्रेसिव थी। मतलब उसने एक अच्छे डिसीजंस लिए, किस वक्त क्या बॉलिंग करनी चाहिए, किस बॉलिंग चेंजेस करनी चाहिए, और मोमेंटम बना हुआ था बहुत अच्छा। सो जाहिर है कि आप 4 सीजन में 3 टाइटल जीते हैं तो फिर तारीफ तो आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और अहमद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अब शाहीन शाह अफरीदी तीसरा टाइटल जीत चुके हैं, तो क्या एक दफा फिर हमें कौमी टीम में कोई एडवेंचर होते हुए नजर तो नहीं आएगा? क्योंकि पहले भी जब उन्होंने टाइटल जीते थे तो उनको कौमी टीम का कप्तान बनाया गया था। जी, उस वक्त भी उनके एक करीबी रिलेटिव का उसमें एक हाथ था। और मैं समझता हूँ कि देखें असलैन ये हमें आवाम को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है कि PSL जो लीग क्रिकेट होती है इसके डायनेमिक्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शाही नहीं, कोई भी प्लेयर को सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने टाइटल जीता तो अब आपको कौमी टीम का कप्तान बना देना चाहिए। ये इस तरह से इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके इंटरनेशनल प्लेयर बाहर के प्लेयर भी खेल रहे होते हैं। लीग क्रिकेट में इतना प्रेशर नहीं होता है, वहां पे आपके डिसीजंस इतने चेक नहीं होते हैं, आपका मोमेंटम बना आप जीत जाते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना उसमें आपको बहुत टैक्टिक्स चाहिए होते हैं, आपको टेक्निकली ब्रिलियंस चाहिए होती है। और फिर शाहीन थोड़े से जज्बाती हैं, ही मोर एग्रेसिव, तो आपको थोड़ा सा उनको कूल एंड काम डाउन करने की जरूरत है। तो असल कप्तानी का इनको जो एक्सपीरियंस, अगर मेरा ख्याल है कि इनको जो बहुत फायदा देगा शाहीन को, वो डोमेस्टिक की साइड को प्योर जब लीड करेंगे ना, तब पेशावर की साइड को लीड कर लिया। KP की डोमेस्टिक तो खेल नहीं रहे ना, तो खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तो मेरा ख्याल है इससे कि पहले अच्छा इससे है, पहले कि गजल बिल्कुल रेडी है कि आपसे बांग्लादेश वाला सवाल करें ना, मुझे आपके जवाब से एक सवाल और याद आ गया। सर वो शाहीन अफरीदी ने परसों कल ही गजल कहा कि मेरी बॉलिंग में कोई डिप नहीं आया, सिर्फ देखने वाली आंख होनी चाहिए। तो सर वो हम भी देखते हैं, हम कोई अंधे तो हैं नहीं। 1-2 ओवर्स तो वो ठीक करवाते हैं, आखिरी 2 ओवर्स में अन्नेवाह रन दे देते हैं, थोक के हिसाब से रन दे देते हैं। सो हमारी आंखों में कोई खराबी है सर? सर हमारी जो मेमोरी है वो कमजोर है। अब होता क्या है कि सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो अच्छा करे वो सबसे पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी कैप्टन से लीड किया, वो सब तारीफ का मुस्तहिक है। लेकिन हम नहीं भूलना चाहिए, मैं आपको मैच टू मैच कोट कर सकता हूँ कि शाहीन कुछ टूर पे अच्छा रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहा, स्पेशली मिडिल और डेथ ओवर में। तो आपका अक्रॉस द फॉर्मेट बात कर रहा हूँ, T20 ODI दोनों की बात कर रहा हूँ। तो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, जब हम करंट टूर्नामेंट होता है ना, सिर्फ वो याद रह जाता है, पिछला भूल हमारे जहन से निकल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि शाहीन पे ये प्रॉब्लम जरूर है कि उसने अक्सर जब बयान देता है वो कहता है मेरी पेस किधर नीचे गई है, उसकी पेस नीचे भी गई थी। अब कह रहे मेरी परफॉर्मेंस कहाँ नीचे डिप हुई है, हुई जरूर थी, लेकिन हमें खुशी है कि आपकी थोड़ा रिदम वापस आ रहा है, आपकी पेस वापस, दैट्स गुड। बट 2 ओवर वाले बॉलर नहीं बनना, आपका कैलिबर बड़ा है, हम आपको 50 ओवर का, हम आपको टेस्ट क्रिकेट का बड़ा बॉलर बनता हुआ देखना चाहते हैं। सही हो गया। अच्छा अहमद, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश के दौरे के हवाले से बात कर लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? इंपॉर्टेंट दौरा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना, ये एशियन कंडीशन में एक अच्छी साइड है, ये कंपेटिटिव साइड होती है और ये आके टफ टाइम देती है। मैं फिर ये कहूंगा कि अगर आपने बांग्लादेश को लाइट लिया ना, या आपको आपके घर में आके हरा के चले जाएंगे, तो इसलिए लाइट नहीं लेना बांग्लादेश को। एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि
आपके अच्छा स्क्वाड है, नौजवानों का स्क्वाड है, तो बीच में एक दो जो है वो आपने मंजूर नजर लोग भी हैं, लेकिन चले ये तो हमारी हमेशा से रीत रही है, इतना तो हम चलो मार्जिन दे देते हैं। तो लेकिन ये कि जो सबसे फायदा ये होगा कि आपके काफी सारे यंग एक टीम डेवलप होती नजर आ रही है, तो इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें और मौका दें ताकि ये अपनी सलाहियत का भरपूर तरह से फायदा उठा सके। एंड आई होप कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। अच्छा, विदाउट बाबर, विदाउट रिजवान, विदाउट शाहीन शाह अफरीदी, क्या आप समझते हैं जो यंग लॉट है इसमें फ़ख्र तो हैं, शादाब और सलमान अली आगा भी हैं, एक दो सीनियर बॉलर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हम बांग्लादेश को 3 मैचेस में से 2 मैचेस हरा के सीरीज जीतने की सलाहियत रखते हैं या फिर 3 आउट ऑफ 3 हरा सकते हैं? अच्छा, मुझे थोड़े कंसर्न जो है ना वो बॉलिंग में काफी ज्यादा है, क्योंकि बॉलिंग में अब हारिस रऊफ है, तो अब भी आप किसी से भी पूछेंगे जो उनका डाई हार्ड फैन ना हो कि यार इतनी पेस है, लेकिन क्या उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो वो कहेंगे यार हो सकता है किसी दिन एक स्पेल करें तो बहुत अच्छा करें, लेकिन मार खाने में तो बहुत ज्यादा खाएं, क्योंकि अभी तक उनकी ना गेम ऐसी है हारिस की, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए शाहीन है ना, वो नया गेंद अच्छा करता है, ठीक है, हमें पता है, तो वो अक्सर औकात जब आता है तो पहले 1-2 ओवर वो बहुत अच्छे करता है ज्यादातर। लेकिन हारिस के ऊपर आप क्या सोचेंगे कि क्या अच्छा करता है, मतलब क्या नया गेंद अच्छा करता है? नहीं होता। जब शुरू में आया तो उसकी एक स्पेशलिटी की डेथ ओवर बॉलिंग अच्छी करता है, तो वहां वो सबसे ज्यादा मार खाता है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हारिस को ये समझना होगा कि उसके पास इतनी पेस है, तो उसका भाई फायदा भी उठाए ना, बॉलर आपसे डरे ना, खुश हो गया ना, आ गया कर लो बल्ले से दे। तो अभी मुझे बॉलिंग से कंसर्न थोड़ा सा जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा ज्यादा सुफियान मुकीम भी नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा एक वीकर पार्ट लगा। सही, तो फिर इनकी गैर मौजूदगी से टीम पर कितना असर पड़ सकता है, बाबर, शाहीन और रिजवान की? बगैर मौजूदगी से क्या फर्क पड़ेगा? बात यह है कि शाहीन एक ऐसा प्लेयर है अभी जो सब वो परफॉर्म कर रहा है कि नए गेंद के साथ वो इफेक्टिव है, जो हमें बात कबूल करनी चाहिए। लेकिन ऐसी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया दूसरे प्लेयर्स को भी लेके आती है, बाकी प्लेयर भी सारा साल खेलते हैं, तो मतलब दे आर नॉट अ बैड प्लेयर्स। होता है वो ये कि मैं समझता हूँ खुरम शहजाद को होना चाहिए था। मैं पहले भी इस पर जिक्र किया था कि he is eventually bowling very well with the new ball, and पुराने बॉल से भी वो अभी देखें, हम इतनी बड़ी क्रिकेट में T20 में वो आ रहा है, थोड़ी मार भी खाता है तो कभी अच्छी बॉलिंग भी करता है, ही इज इवॉल्विंग। और टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसको मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल, उसको भी स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन ये कोई देखिए, दुनिया में जो बड़ी टीमें ये नहीं देखती कि ये 2 ना हुए और ये 3 ना हुए, या वो कोई भी नहीं, टीमें चलती हैं, बनती रहती हैं, जिसकी फॉर्म अच्छी है वो टीम के साथ होता है, जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं है जिसको रेस्ट दिया गया उसको अगली सीरीज में फिर मौका मिल जाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज एमर, अगर हसन नवाज परफॉर्म कर देते हैं, अगर और जो यंग लॉट है वो परफॉर्म करती है जैसा साहिबजादा फरहान है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान? क्या हम एक दफ़ा फिर 26 में तजुर्बा करेंगे इनको वापस ला के, या फिर इन यंग प्लेयर्स के साथ ही हमें 26 में जाना चाहिए वर्ल्ड कप में? देखिए, बात यह है कि अभी सबसे पहले तो हम मुश्किल मर्ज को आइडेंटिफाई करते हैं ना। रिजवान बहुत ही लिमिटेड है, वन साइड खेलते हैं, आप सबको पता है, और उनको अपनी गेम को इंप्रूव करना है, अगर उनको वापस आना है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। सबकी टीम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबर और रिजवान को अभी कल माइक हेसन ने भी कहा था कि बाबर रिजवान हमारे व्हाइट बॉल प्लान का हिस्सा है, और उनको हमने सर्टेन एरियाज में इंप्रूव करने का कहा, और उस पर वो वर्किंग स्टार्ट उन्होंने कर दी है। उनका था इंडिकेटर यही था कि भाई उनको इस सर्टेन एरियाज में इंप्रूव करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम का ये है कि वो फॉर्म उसकी बुरी लगी हुई है, और उससे, और रिजवान से ये कि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जो भी चीजें हैं, तो आपको ये सर्टेन आप इंप्रूव करेंगे तो व्हाई नॉट, ये तो आपकी टीम है, आप आ जाएं। लेकिन जब आप इंप्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेशर के ऊपर आना, तो फिर ना तो उसमें उनका फायदा है ना पाकिस्तान का। ठीक हो गया। अहमद नजीब सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने क्रिकेट के हवाले से बात की, लाहौर कलंदर की जीत, नेक्स्ट दौरे के हवाले से भी दौरे के हवाले से डिस्कशन किया। खवातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम एक ऐसे शख्स के हवाले से बात करेंगे जो कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में जाते हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। वैसे तो ट्रैवल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग करते हैं, आए दिन हज़ारों लोग पाकिस्तान से, बल्कि लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन शायद उनको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलती जिस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट इस शख्सियत को मिलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जाते हैं अपनी गाड़ी में। इस हवाले से
हम इनसे एक इंटरव्यू इससे पहले भी ले चुके हैं, इनकी एक स्टोरी भी शेयर कर चुके हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। ये अपनी कार को किस तरह से पूरी दुनिया में घुमाते हैं, इस हवाले से उन्हीं से पूछते हैं। जी हाँ जी, वो शख्स हैं जावेद चौधरी साहब जिन्होंने पाकिस्तान से ऑनवर्ड 46 कंट्रीज का आप ये कहें कि टूर किया है। व्लॉगर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, व्लॉगर बन गए। हाँ, व्लॉगर बन गए। हाँ, पहले नहीं वक्त ने व्लॉगर बना दिया। एग्जैक्टली। और उसके बाद जी हम देख रहे हैं कि 46 कंट्रीज से भी मजीद कितनी कंट्रीज वो आगे जाएंगे और क्या कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ हैं और कितने शहर आप इस वक्त जा चुके हैं और कितना सफर कर चुके हैं। आप इस्लामाबाद से कब निकले? सफर मैंने इस्लामाबाद से शुरू किया था 17 मई को। इस्लामाबाद से निकला क्वेटा, वहां से ईरान, फिर टर्की, सारे यूरोप करता हुआ एंड में पहुंचा था यूके में, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर सारा घूमा। तो आज अभी मैं वापसी पे हूँ। इस वक्त मैं टर्की में हूँ, अंतालिया की तरफ ऑन वे हूँ। तो 28 मुल्क मैंने जाते हुए एक्सप्लोर किए थे और वापसी पे 2 और हो गए। 30 मुल्क, मतलब 30 कंट्रीज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर कर ली हैं। तो क्या बात है सर। इस वक्त आप टर्की हैं और तुर्किया के शहर अनातोलिया में। सर एक सवाल पैदा होता है, वो आपसे तो लाजमी पूछना है कि जिन जिन ममालिक में आप गए हैं तो लोगों का रवैया कैसा रहा आपके साथ, क्योंकि जब पाकिस्तानियों की बात होती है तो पाकिस्तानियों के साथ लोगों का इतना अच्छा रवैया नहीं होता हमारे पासपोर्ट को लेके। सर एक बाई रोड का एक्सपीरियंस तो मेरा माइंड ब्लोइंग था। यकीन करें ये जर्नी मैंने लास्ट टाइम जनवरी में भी की थी। उस वक्त मैंने 17 मुल्क और 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। इस दफा तकरीबन 30 मुल्क हो गए हैं और 33,000 प्लस गाड़ी मेरी चल चुकी है अभी तक इस ट्रिप में। अच्छा। और लोगों का जो बिहेवियर था, यकीन करें इतनी मोहब्बतें देते। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अपने ओवरसीज भाई तो देते ही देते हैं, पाकिस्तानी भाई जो गोरे देते हैं ना, आप यकीन करें कि बिल्कुल। मैं बयान आप नहीं कर। इस तरह से आप सफर करें और आपकी खुशी भी बता रही है जावेद साहब की कितनी मोहब्बत आपको मिल रही है। मुझे ये बताएं कि अभी तो आप हमें अकेले नजर आ रहे हैं, क्या आपने सफर अकेले ही शुरू किया था या फिर किसी ने ज्वाइन भी किया रास्ते में आपको? जी बिल्कुल। एक तो मैंने इस्लामाबाद से लेके बिल्कुल टोटल इस रास्ते में मैं बिल्कुल सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। और इटली से मुझे कुछ दोस्त मिल गए थे जो मेरे साथ नॉर्वे तक गए और वापसी पे मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, ये तो बड़ा मुश्किल काम है बाई रोड ट्रैवल। ये उनका कहना था। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फील नहीं हुआ और मैं अकेले ही दैट्स आउटस्टैंडिंग। वैसे मुझे ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद से निकले हुए तो आपको अब काफी वक्त हो चुका है, कितने शहर कितने मुल्क अभी तक आप गुजर चुके हैं अपनी कार? देखिए जी, इस्लामाबाद से जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं अकला मोटरवे के जरिए डी खान पहुंचा, वहां से जोब, किला सैफुल्ला, कचला, क्वेटा और वहां से सीधा मेरा रूट है अपना क्वेटा तफ्तान की तरफ, वो रूट पकड़ा और वहां तफ्तान के बाद मीर जावा बॉर्डर जो है ईरान की तरफ से, वहां से निकलता हुआ बस तकरीबन 3100 किलोमीटर गाड़ी मैंने ईरान में चलाई। उसके बाद में टर्की में इंटर हुआ। अरे ये तो पूरा बयान करते करते आई थिंक मुझे पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इतना एक्सपीरियंस है ना रोड से नहीं सकता। अच्छा जावेद साहब ये बताएं कि अब ये जो सफर आप कर रहे हैं, सारे सफर में कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ जिसमें गाड़ी पंचर हो गई हो या कोई खराब हो गई हो या कोई ऐसा वाकया या कोई मुश्किल आपको पेश आई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी तो मेरा बहुत साथ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र रहा है जी, कोई ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज है कि ये जो गाड़ी है, ये पाकिस्तानी संबल टोयोटा करोला है, इसका पार्ट्स यहाँ नहीं मिलता। क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी इसका ऑयल चेंज करवाना था तो उसका मैंने ऑयल फिल्टर मैंने एहतियातन पाकिस्तान से लेके रख लिए थे बीच में। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जिसका ऑयल फिल्टर है आपके पास, तो उन्होंने जब मुझसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक मांगी और फिर चेसिस नंबर नेट पे डाला तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, तुम आए कहाँ से हो? तो बड़ा वो भी सरप्राइजिंग मतलब माहौल बन गया वहां पे। उसने 2-4 और दोस्त बुला लिए टोयोटा, हालांकि टोयोटा कंपनी में मैं गया था। तो वो कह रहे थे यार आप आए कहाँ से, ये गाड़ी दिखाओ। मैं उन्होंने गाड़ी देखी और बड़े हैरान हुए, यार आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हो तो हम आपको मंगवा देते हैं फिल्टर। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थे तो मैंने वो ऑयल वहीं से ले लिया और फिल्टर्स मैंने चेंज कर दिया। जावेद साहब, एज यू सेड अर्लियर कि आप इस वक्त अनातोलिया में, तुर्किया में, तो अगला कौन सा हदफ आपका, कहाँ पे आपने जाना है? अभी मैं अंतालिया की तरफ ऑन वे हूँ। ये गाड़ी खड़ी की है यहाँ पे, तो बस आपसे बात हो रही है। उसके बाद मैं अंतालिया पहुंचूंगा और कल मैं इंशाल्लाह अंकारा और फिर वापसी अपना सफर स्टार्ट करूंगा। फिर वापसी का सफर आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जावेद साहब हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आपका वीजा प्रोसेस कैसा रहा? आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर कर रहे हैं, कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? किसी ने रोका तो नहीं आपको?
सर देखें, वीजा तो सबसे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मुझे जो मोहब्बतें मिली है ना, यकीन करें माइंड ब्लोइंग है। अगर आज आप भी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी शायद इसी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से, आई थिंक। और वीजा मैं समझता हूँ कि हर बंदे का एक बुनियादी हक है। ऐसे आप जो वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर है वहां पे, जो उनको अपने टाई स्ट्रॉन्ग बताएं पाकिस्तान में, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करें, तो वो वीजा देते हैं। बाकी देखें, टूरिस्ट को पूरी दुनिया वेलकम करती है। एज ए टूरिस्ट जब आप वीजा लेके किसी मुल्क ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यकीन करें आपका बॉर्डर एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है, और खास तौर पे स्पेशली एब्सोल्युटली और स्पॉट ऑन। सर मुझे ये भी बताइएगा कि यूरोप के एंट्री के हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने गाड़ी में जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये भी बताइएगा, क्योंकि जो सफ़र के शौकीन अफराद होंगे वो आपको सुन भी रहे होंगे और कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्लान बना रहा होगा कि किस तरह से जाया जाए। तो यूरोप के हवाले से कुछ बताइएगा प्रोसेस। जी बिल्कुल। ये पूरी दुनिया में एक इदारा है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वालों का। हमारे पाकिस्तान में ये लाहौर में इकबाल टाउन में इदारा है। ये गाड़ी फर्स्ट पहले तो आपके नाम पे होनी चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पे इदारे में जाएं तो गाड़ी की मालियत के मुताबिक वहाँ डिपॉजिट छोड़ के वो आप गाड़ी को एक पासपोर्ट ही कह रहे हैं वो इशू कर देते हैं। तो और उस गाड़ी के लिए और कोई चीज जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपका वीजा होना चाहिए और वो गाड़ी का पासपोर्ट होना चाहिए, और वो बॉर्डरों पे आप दिखाते जाए और घूमते जाए। और अच्छा, एक और चीज मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी को ये पैगाम देना चाहूंगा जी आपके चैनल के तवज्जो से, अगर जेब इजाजत देती है तो भाई ये सफर करके देखो। अच्छा, अब आपकी बात कर ही लिए तो मुझे ये बताएं कि इस पूरे ट्रिप पर आपका खर्चा कितना हुआ? सर देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने ये ट्रैवल किया था ना इस्लामाबाद से लंदन का, उसमें मैंने 17 मुल्क घूमे थे, 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। उस पे मेरा 7 लाख रुपया नहीं लगा। आप इमेजिन करें जरा, सिर्फ 7 लाख रुपए। अच्छा, ये 7 लाख रुपए में इतने सारे ममालिक आप घूम गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब आप उसमें कुछ कफायश जारी करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको अपना कैलकुलेटर चलाना पड़ता है, या क्या करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप जब सफर कर रहे होते हैं ना, मैं अब सोलो हूँ तो मैं यूथ हॉस्टल देखता हूँ। अब आप अगर 5 स्टार में रुकते हैं तो उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। यूथ हॉस्टल एक तो चीप होता है, क्योंकि मैंने 2-4 घंटे स्टे लेना होता है, उसके बाद नाश्ता करके मैं आगे निकल जाता हूँ। उस रूममेट होते हैं, वो उसमें शेयरिंग रूम होता है, उसमें एक तो गपशप हो जाती है, कोई अलग अलग मुल्कों के लोग होते हैं। टूरिस्ट हमेशा जो है ना यूथ हॉस्टल में ठहरते हैं, क्योंकि वो सब पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट है। और पानी, मिसाल मेरी गाड़ी खाली थी तो मैंने पानी के वो 2-3 कार्टन लेके गाड़ी में रख लिए। एक तो गाड़ी भी थोड़ी सी ग्रिप भी अच्छी होगी। और यूरोप में आप जब ट्रैवल करते हैं तो हाईवे पे यकीन करें बाहर जगह 3 से 4 बल्कि 5 यूरो की एक पानी की बोतल है। तो जितना आप सामान इस तरह का खाने पीने का कैरी कर सकते हैं वो बिल्कुल गाड़ी में करें, इससे आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा बॉर्डर ईरान का था। ईरान में 5 रुपए लीटर पेट्रोल था। आप जरा देखिए, मैं सिर्फ पाकिस्तानी 5 रुपए लीटर। और 7 लाख में मेरा नहीं ख्याल कि आप 17 मुल्कों के शहर भी कोई देख सकते हैं। मैंने तो मुल्क देखे थे 17। ये लास्ट टाइम का सारा बता रहा हूँ आपको। इस दफा भी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाके अपने ट्रैवल विद जावेद यूट्यूब चैनल पे सारा एक्सपेंस इंशाल्लाह। जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ मुल्कों में ना ड्राइव राइट हैंड होती है, कुछ मुल्कों में लेफ्ट हैंड होती है, तो पाकिस्तानी गाड़ी राइट हैंड होती है, इससे भी कोई फर्क पड़ता है, या आपकी गाड़ी की विंडो भी नीचे की जानिब है तो उससे भी आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? नहीं सर, मुझे रेयर विंडो का टिंटेड का यहाँ यूरोप में कोई मसला नहीं आया। ये पाकिस्तान में इशू है टिंटेड का शायद, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं आया। और रहा राइट लेफ्ट का, तो बिल्कुल जी, आप जैसे ही तफ्तान बॉर्डर से ईरान में एंटर होते हैं, थ्रू आउट आगे फ्रांस तक पूरा यूरोप सब लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो बस जरा 2-4 मिनट लगते हैं एडजस्ट होने में। उसके बाद यहाँ की ड्राइव बहुत अच्छी है। लोग अपने या कानून को फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ की तरह नहीं है कि मतलब कोई यहाँ से घुस रहा है कोई वहां से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि यकीन करें कि मैंने जब ये सफर किया और मैं इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड दोबारा राइट हैंड स्टीयरिंग शुरू हो जाता, तो मैं वहां कंफ्यूज हो रहा था, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये होता है थोड़ी देर के लिए, जब आप किसी भी मुल्क इंटर होते हैं, शुरू के 10-15 मिनट लगते हैं आपको। ठीक हो गया जावेद, आप एंजॉय की। इस वक्त आप तुर्किया में और यकीनी तौर पे आपने वापस पाकिस्तान आना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान आके एक दफ़ा फिर जब इस्लामाबाद आएंगे तो आप हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे और तमाम तर सफ़र का वापस हमारी ऑडियंस को अहवाल बताएंगे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।